एवरीवन, मेरा नाम दीपक नंदा है। मैं आईटी खड़गपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हूँ और मेरा जेई एडवांस का रैंक 848 था। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा में रहता हूँ और आज मैं कंटिन्यू करूंगा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का। हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5.11 से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। Question number 5.11. Body constrained to move along z-axis of a coordinate system is subject to a constant force given by F equal to minus I plus 2j plus 3k Newton, where I, j, k are unit vectors along x, y and z axis of the system respectively. What is the work done by the force in moving the body a distance of 4 meter along the z axis? तो हम ये जानते हैं कि हमारा वर्क डन इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये वेक्टर फॉर्म में होता है। डायरेक्टली देखोगे तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस कॉस थीटा। तो ये हम देख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट क्या जितना ही है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ उसी कंपोनेंट्स को कंसिडर करना है जो कि एक साथ अलाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जेड एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहा है, तो इसी के अलाउंग का हम फोर्स कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली वो करने से हमको जाएगा यहाँ पे 3k है हमारा फोर्स उस डायरेक्शन में इंटू हमारा डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में 4 मीटर का है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 जूल का वर्क जो कि ये फोर्स किया है। हम इसका डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। वहां पे सामने आ जाएगा माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा 4 मीटर जो कि के डायरेक्शन में है। तो भी हम देखेंगे कि इसमें भी आंसर यही आएगा। तो दोनों मेथड से करने से हमारा आंसर यही आ रहा है। तो आंसर इस क्वेश्चन का है 12 जूल। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.12 में। तो यहाँ पे पूछा है an electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment, the first with kinetic energy 10 keV and second with kinetic energy 100 keV. Which is faster, the electron or the proton? Obtain the ratio of their speed. यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और 1 का वैल्यू। तो यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी दिया है 100 keV और 10 keV प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है। तो वहां से हम ये इक्वेशन लगा के हम स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करता है और इसका इक्वेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ एम है मास और वी है हमारा स्पीड। तो यहाँ पे मास दिया गया है और हमें वेलोसिटी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी दिया गया है। तो हम डायरेक्टली अगर देखेंगे तो वेलोसिटी हमारा हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2ke बाय m का रूट, ये है वेलोसिटी। तो ये हम यूज करेंगे रेशियो निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी और प्रोटॉन के बीच में। तो वहां पे ये बन जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन।
ये हो जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा दोनों का। तो हमारा इक्वेशन बनेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर हम कैलकुलेट अप करेंगे तो रेशियो हमें मिल जाएगा, ये है 10, ये है 100 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे दिया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि दिया है 9.11 इंटू 10⁻⁻31। यहाँ 10 कैंसिल हो गया, तो ये होगा 30 10⁻³ आएगा बाय ना, तो ये आएगा लगभग 10⁻⁴ करेंगे, 10⁻², तो ये 16.7 बाय 9.11 का रूट इंटू 10, ये हो जाएगा हमारा रेशियो, जो कि ये लगभग आएगा 4/3। तो 4/3, 40/3, 40/3 लगभग होता है 13.34, ऐसा कुछ आएगा। तो हमारा ये हो जाएगा वेलोसिटी का रेशियो। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रोटॉन से 13 गुना के आसपास ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे फास्टर ऑब्जेक्ट है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, 5.13। तो यहाँ पे दिया है अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 millimeter falls from a height of 500 meter above the ground. It falls with decreasing acceleration due to viscous resistance of the air until at half its original height. It attains its maximum terminal speed and moves with uniform speed thereafter. What is the work done by gravitational force on the drop in the first and second half of the journey? What is the work done by resistive force in the entire journey if speed on reaching the ground is 10 meter per second? तो यहाँ पे हमारा रेडियस दिया है 2 mm और हाइट दिया है 500 मीटर। तो पहला फर्स्ट हाफ में अगर हम देखेंगे तो हमारा हाइट होगा या डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, हो जाएगा 250 मीटर फर्स्ट हाफ के लिए। उसके बाद हमें मास निकालना पड़ेगा। तो मास निकालने के लिए हम करेंगे मास ऑफ वाटर ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वाटर का डेंसिटी हम जानते हैं 10⁻³ SI यूनिट में होता है, इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r³। तो यहाँ पे रेडियस है 2 mm जिसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 × 10⁻³ का क्यूब, ये हो जाएगा हमारा मास का फॉर्मूला। तो mg लग जाएगा, तो उसमें पहले मास कैलकुलेट कर लेते हैं फिर mg कैलकुलेट कर लेंगे। तो मास का इतना SI यूनिट में है kg इक्वल टू, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 बाय 2 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁶
फिर 10⁻⁻5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 to 8 into 3.14/30, तो ये हो जाएगा 3.35, ये हो जाएगा अपना मास ड्रॉप का इतना हो जाएगा। फिर हम अब वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेट की जगह हम डायरेक्टली वर्क ही कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ये हो जाएगा हमारा मास इंटू जी, जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है हमारा वर्क। तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट हाफ में एस होगा। तो ये कैलकुलेट करने से 3.35 इंटू 9.8 इंटू 250, तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 0.0882 जूल। ये हो गया हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता एयर का, तो इतना मतलब एनर्जी गेन होता ड्रॉप में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा के ई इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ से वर्क डन बाय रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, पर हमें पूरा वर्क डन बाय रेजिस्टेंस हमें चाहिए पूरा जर्नी का। तो इसलिए हमें ये हो गया वर्क डन इन फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, क्योंकि यहाँ पे 250 मीटर हमने लगाया। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी में हमारा एनर्जी जो गेन हुआ वो हो जाएगा हमारा डेल्टा के ई, मतलब हमको निकालना है फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। फिर सेकेंड हाफ में वो सेम स्पीड में चलेगा, तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो डेल्टा के ई हम निकाल रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, जो है हाफ इंटू 3 into 3.5 into 10⁻⁻5, और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है फाइनल वेलोसिटी। तो 10 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 10⁻⁻3 हो जाएगा। ये इसका हाफ हो जाएगा, मतलब ये है 1.656 1675 1.675 into 10⁻⁻3। तो इतना है काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है। तो डेल्टा के ई हमारा निकल गया, और ये हमारा फर्स्ट हाफ में जो था वो निकल गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पार्ट 1 इसको लिखेंगे, पार्ट 2 में भी उतना ही लगेगा, क्योंकि
हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो हम यहाँ पे थे, हमारा क्वेश्चन 5.12 पे। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी हम निकाले, जो आया हाफ एम वी स्क्वायर, उसको कैलकुलेट किए, हमारा आया हाफ इंटू 3.35 इंटू 10⁻⁵, जो है मास ऑफ ड्रॉपलेट, इंटू 10 का स्क्वायर। यहाँ पे 10 है हमारा फाइनल वेलोसिटी जो ड्रॉप का है, जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये है डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनिशियली इसको ड्रॉप किया गया है, फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये ड्रॉप ड्रॉप हुआ है, तो इसका इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी में कितना आया। फिर हम यहाँ पे ग्रेविटी का पार्ट 1 कैलकुलेट किए, जो आया 0.082 जूल, जो कि इक्वल है ग्रेविटी का वर्क डन पार्ट 2 में, क्योंकि इसका मास सेम है, ग्रेविटी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो हम यहाँ पे टोटल अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो ये है टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे वो दोनों सेम हम ले रहे हैं। तो वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, ये है 1.675 इंटू 10⁻⁻³ इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये है 2 टाइम्स इसका, 0.082 का 2 टाइम्स, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दोनों का एडिशन है और ये दोनों सेम है, जिसका वैल्यू ये है। तो हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा 0.1164। तो ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो हमारा यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी निकल आ जाएगा, जो कि होगा हमारा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.1844, इसमें चेंज जाएगा 3 2, ये हो जाएगा 2 3 2, या इसको इग्नोर भी मार सकते हैं। तो हम 4 डिजिट का ले रहे हैं, तो इतना जूल का वर्क डन बाय फ्रिक्शन काम है। यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि अ, ये ये वर्क डन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है सिस्टम का, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए। तो ये हो गया हमारा 5.13 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5.14 पे। यहाँ पे दिया है अ मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट a horizontal wall with speed 200 meter per second and angle 30 degree with the normal and rebounds with the same speed. Is the momentum conserved in the collision? Is the collision elastic or inelastic? तो हमें यहाँ पे दिया है एक हॉरिजॉन्टल वॉल है जो कि फिक्स है। तो एक गैस मॉलिक्यूल आया और
नॉर्मल एक कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से 30 डिग्री में एक गैस मॉलिक्यूल आया, हिट किया, वेलोसिटी भी मान लेते हैं, जो कि यहाँ पे दिया भी है 200 मीटर पर सेकेंड में। फिर टकरा के ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिबाउंड किया सेम स्पीड में। तो इसका मतलब वी फाइनल भी इसका सेम है, वी इनिशियल जितना, इसको वी इनिशियल ले लेते हैं, और ये भी 30 डिग्री है। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो ये भी एक पोजीशन का ही एप्लीकेशन है। इसमें बॉल का मास हम एम ले लेते हैं, स्मॉल एम, और बॉल का मास कैपिटल एम लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल एम ग्रेटर देन, बहुत ज्यादा ग्रेटर है इससे, ताकि हमें लगे कि इस मास से इसको कुछ इफेक्ट ना पड़े। तो वैसा करने से हम देखेंगे, अगर मोमेंटम कंजर्व करना है तो हमें एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा। तो ये है एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। तो वी आई एक्स होगा इनिशियल 200 का कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे, sin 30 कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा sin 30 मल्टीप्लाई करने से 100 मीटर पर सेकेंड। और वी फाइनल होगा एक्स का 200, ये भी इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में हमारा होगा मोमेंटम इनिशियल एक्स में मास इंटू वेलोसिटी जो है 100, स्मॉल एम, और फाइनल हो जाएगा 100। यहाँ भी क्योंकि ये भी वेलोसिटी 100 है, मास एम है, तो एक्स डायरेक्शन में तो ये कंजर्व हो रहा है। अब वाई डायरेक्शन में देखते हैं। तो वाई डायरेक्शन में देखने से कंपोनेंट आएगा इसका वेलोसिटी इनिशियल वाई डायरेक्शन में। नहीं, ये वाई डायरेक्शन था, तो इसको चेंज कर लेते हैं, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। अब ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा हमारा cos 30, तो 100√3 हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इनिशियल। फिर वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कंसिडर करेंगे तो ये नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है, तो ये -100√3 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाई डायरेक्शन में स्पीड सेम नहीं है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मोमेंटम जब निकाल रहे हैं इनिशियल वाई डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 100√3 एम, और फाइनल हो जाएगा -100√3 एम। तो वाई डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा,
तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मोमेंटम तभी कंजर्व होता है जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं बॉल का मोमेंटम। तो बॉल में हमारा बॉल यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है, जब ये टकराएगा तो इसको एक इम्पल्स मिल रहा है जो कि वाई डायरेक्शन में यहाँ पे चेंज क्रिएट कर रहा है मोमेंटम में। तो यहाँ में बॉल का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, पर अगर हम टोटल कंसिडर करेंगे, बॉल को भी सिस्टम में इंक्लूड कर लेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉल का भी हमको छोटा सा वेलोसिटी कंसिडर करना पड़ेगा जिससे ये ट्रैवल कर रहा है। तो ये हमारा बॉल के लिए मोमेंटम कंजर्व नहीं है, पर टोटल सिस्टम के लिए है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, इलास्टिक या इनइलास्टिक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अगर सेम हुआ इलास्टिक होगा, नहीं तो इनइलास्टिक होगा। तो इनिशियल के ई, हमारा इनिशियल स्पीड था v, तो हो जाएगा ये हाफ mv²। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा था वही सेम स्पीड के साथ है, तो सेम फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये कोलिजन इलास्टिक है। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब क्वेश्चन 5.15 पे चलते हैं। तो 5.15, a pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and the efficiency of the pump is 30%, how much electric power is consumed by the pump? तो इसमें हमें सिर्फ वर्क डन बाय, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो पहले हमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक पंप कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम जानते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इसको चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड इनटू हमारा एफिशिएंसी देगा हमें ये वर्क डन। तो इससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा हमारा, तो वर्क डन के लिए हमें मास चाहिए, मास एच, क्योंकि फोर्स इतना लग रहा है और हाइट कितना बढ़ रहा है, तो इतना एनर्जी चाहिए। तो ये हुआ वर्क डन, और हमें चाहिए ये वर्क डन में ये पावर होना चाहिए। तो ये चाहिए हमें पावर। तो पावर है वर्क डन बाय टाइम, तो इसमें एमवीएच बाय टी हो जाएगा हमारा पावर। ये हो जाएगा वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये है वाटर का डेंसिटी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से मास आ गया, इंटू ग्रेविटी 9.8, और हाइट जो है 40 मीटर। टाइम हमें लग रहा है 15 मिनट, तो 15 इंटू 60 हो जाएगा हमारा सही यूनिट।
तो इसको कैलकुलेट करते हैं। टू हो जाएगा 13,070 वाट। तो इतना हुआ। तो इनपुट पावर हमें चाहिए, मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर जो हमें चाहिए वो है बाय एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी 30% था, 30/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 43.56 किलोवाट। तो ये हो गया हमारा आंसर। इलेक्ट्रिक पावर चाहिए जो है वो है 43.56 किलोवाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5.16 को। ये है two identical ball bearings in contact with each other and rushing on a frictionless table are hit head-on by another ball bearing of same mass moving initially with speed v. If the collision is elastic, which of the following is a possible result after collision? तो जब कोलाइड करेगा, ओके, तो इलास्टिक कोलिजन है। अगर मास एम के मान लेते हैं, यहाँ पे v वेलोसिटी के साथ आता है, और यहाँ पे दो सेम मास, मतलब ये मास एम का है, ये भी मास एम का है, ये भी मास एम का है। तो इसको अगर हमको चेक करना है तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी देख लेंगे। इसके बाद हमें पता चल जाएगा कौन सा पॉसिबल है। तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो हमारा इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। फिर केस वाइज हम देखते हैं। केस वन में 2 और 3 v/2 स्पीड में चल रहे हैं, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा हाफ एम v/2 का स्क्वायर। ये है एक पार्टिकल के लिए, दो पार्टिकल के लिए तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल और ये हो जाएगा 1/4 एम वी स्क्वायर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो सेकेंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा सिर्फ इसका वेलोसिटी v है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा पॉसिबल है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तीन ऑब्जेक्ट तीनों वेलोसिटी v/3 में चल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा v/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/6 एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, जो कि थर्ड केस में हो रहा है, और ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी इलास्टिक कोलिजन नहीं कराएगा। तो सिर्फ हमारा सेकंड केस पॉसिबल है, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5.17 को। The bob A of a pendulum is released from 30 degrees to the vertical, hits another bob B of same mass at rest on a table as shown in the figure. How high does the bob A rise after the collision? Regulate the size of the bob and assume the collision to be elastic. तो यहाँ पे मास सेम दिया गया है और जैसे हमने इस केस में दिया देखा, जब भी सेम मास के ऑब्जेक्ट इलास्टिक कोलिजन में टकराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व अगर करना है इलास्टिक कोलिजन के लिए तो उन दोनों का अपना वेलोसिटी को डायरेक्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब ए का वेलोसिटी बी में चला जाएगा, बी का वेलोसिटी ए में चला जाएगा। तो हमारा ए का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा बी का इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 0। मतलब ए का वेलोसिटी फाइनल हो जाएगा 0, तो इसका हाइट जो राइज करेगा वो भी हो जाएगा 0। तो इसमें इसमें था ये इलास्टिक पोजीशन दिया है, इसलिए ऐसा हुआ। अगर इन इलास्टिक देता तो इन दोनों का वेलोसिटी को हमको देखना पड़ता है कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो अब इलास्टिक दिया है तो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा और इसका वेलोसिटी 0 है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5.18 में। द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। If the length of the pendulum is 1.5 meter, what is the speed with which the ball arrives at the lowermost point, given that it dissipates 5% of its initial energy against air resistance? तो यहाँ पे हमें एनर्जी कंजर्वेशन से देखना है। जब फाइनल और इनिशियल के बीच में था, बॉब ऐसे पास में गया, इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये, 5% लॉस हुआ। तो यहाँ पे एनर्जी जो गेन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में जो भी कन्वर्ट हुआ वो है पोटेंशियल एनर्जी माइनस 5% होगा पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट हुआ उसका। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा एम जी एच। तो ये हो जाएगा मास ऑफ बॉब, एम मान लेते हैं, फिर जी और एच है यहाँ पे, काम करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी के लिए। तो डेल्टा के हो जाएगा हमारा 95/100 टाइम्स एम जी एच, और डेल्टा के को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर में, और यहाँ पे वी है वी फाइनल, एम वी एच। यहाँ पे एम कैंसिल कर देंगे तो वी फाइनल हमारा बन के आएगा 2 टाइम्स 95/100 ×
इंटू जी एस। तो जी यहाँ पे है 98 इंटू एस 1.5। तो ये आएगा, तो कैलकुलेट करने से 5 यहाँ से कटा 19 बाय 20, 2 कट जाएगा 10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 10 आएगा 5.3 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी जो क्रिएट हुआ है। इसमें हमने डिसिपेशन भी कैलकुलेट किया 5% का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 5.3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 5.1 में। यहाँ पे मास दिया है, a trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg is moving uniformly with speed 27 km per hour on a friction-less track. After a while, sand starts leaking out of a hole on the trolley floor at the rate 0.05 kg per second. What is the speed of the trolley after entire sandbag is empty? The system। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रॉली में से अगर सैंड भी लीक होता है, हम लेते हैं ऐसा ट्रॉली है जो कि फ्रिक्शनलेस वे में चल रहा है, और इसके ऊपर एक सैंड बैग है जहाँ पे सैंड लीक कर रहा है, इसका वेलोसिटी v है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सैंड लीक करने से भी यहाँ पे कोई फोर्स लग नहीं रहा, वो सैंड खुद ब ही लीक हो रहा है, वो कुछ फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। तो ट्रॉली पे हमारा कोई भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कुछ भी स्पीड यहाँ पे गेन नहीं होगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा सिस्टम का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास पे भी डिपेंड करता है, और यहाँ पे मास डिक्रीज कर रहा है, पर वेलोसिटी सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे स्पीड सेम रहेगा, इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पे सेम में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5.20। A body of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity v equal to a x to the power 3 by 2, where a is 5 meters to the power minus half into second to the power minus 1. What is the work done by x force during its displacement from x equal to 0 to x equal to 2 meters? तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया है a x to the power 3 by 2। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन विथ a इंटू x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा 3 by 2 सामने आ जाएगा, x टू द पावर हाफ इंटू dx by dt, ये हो जाएगा v। और यहाँ पे फिर से v का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 by 2 a x to the power हाफ इंटू a x to the power 3 by 2। तो ये हो जाएगा 3 by 2
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मिल गया, तो यहाँ पे फोर्स मिल जाएगा हमें, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हो जाएगा हमारा 0.5 kg का था, तो हाफ 3/4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा फोर्स। तो वर्क डन है एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये जा रहा है 0 से 2, तो ये हो गया 0 से 2। तो एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन 3/4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा 3/4 ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, तो ये 0 से 2 अप्लाई हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3/4 ए स्क्वायर 8 माइनस 0/3। तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये होगा 8, यहाँ से 2 कैंसिल 2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर आंसर होगा वर्क डन का। तो वर्क डन है 2a स्क्वायर, यहाँ पे a का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 + 5 × 2 50, तो 50 जूल है इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5.20। अब 5.21 पे चलते हैं। The blades of a windmill sweep out a circle of area A if the wind blows at a velocity v perpendicular to the circle. What is the mass of air passing through it in time t? What is the kinetic energy of air? Assume the windmill converts 25% of the wind energy into electrical energy and A equal to 30 meter square, V equal to 36 kilometer per hour. तो यहाँ पे ब्लेड का एरिया जो कर रहा है वो है 30 मीटर स्क्वायर, ए इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। तो मास ऑफ एयर अगर देखना है तो मास ऑफ एयर इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो गया डिस्टेंस जितना हुआ वो हाइट की तरह ट्रीट करेंगे, तो हाइट इनटू एरिया, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर जो पास किया है इनटू डेंसिटी, तो ये मास दे देगा हमें। तो वेलोसिटी हमारा क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 36 बाय 18 इंटू 5 हो जाएगा, और टाइम टी दिया है और एरिया दिया है 30, डेंसिटी दिया है 1.2, तो ये 18 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 10 है, 10 12 12 इंटू 30 260, तो ये हो जाएगा 260 kg। तो इतना एयर पास किया है टाइम टी, मास विथ रिस्पेक्ट फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये हो गया पार्ट ए का आंसर। फिर पार्ट बी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। तो मास दिया है, वेलोसिटी पता है, तो काइनेटिक एनर्जी एयर का होगा हाफ
एन वी स्क्वायर। तो ये भी इस रेस्पेक्ट टू टाइम डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा 36 इंटू वी स्क्वायर, वी है यहाँ पे 10 100। तो ये हो जाएगा 18 किलो जूल काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। So assume the windmill converts 25% of wind energy into electrical energy. So 25 wind energy को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा हमारा इसका 25%, 1/4 होगा। तो माइनस ये हो जाएगा 4.5 किलो जूल। पावर हो जाएगा हमारा एनर्जी बाय टाइम, तो ये हो जाएगा 4.5 किलोवाट। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट होता है वो 4.5 किलोवाट ये में होता। ये है हमारा आंसर। अब 5.22 पे चलते हैं। क्वेश्चन, a person trying to lose weight diet lifts a 100 kg mass 1000 pounds to a height of 0.5 meter each time. Assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated. How much work does he do against the gravitational force? That supplies 3.8 times are 7 joules of energy per kilogram, which is converted to mechanical energy with a 20% efficiency rate. How much fat will the diaper absorb? Okay, तो इसके लिए हमें मास पोटेंशियल जो यूज हो रहा है देखते हैं। डेल्टा पी इस टाइम कितना चेंज हो रहा है। मास है 10 kg, ग्रेविटेशन फोर्स है 9.8 इंटू हाइट 0.5, ये हो जाएगा 4.9, ये हो जाएगा 49 जूल। ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको 1000 टाइम्स किया तो टोटल वर्क डन है। 1000 टाइम्स किया तो 1000 टाइम्स कितना होगा 49 किलो जूल। तो इतना वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है। फिर मैकेनिकल मतलब कितना फैट बर्न किया वो कैलकुलेट करना है। तो हमें इतना मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होना है। तो लेट से मास एन का फैट बर्न हुआ, तो इतने में हमें मिलेगा 3.8 इंटू 10⁻7 जूल। तो इतना जूल हमें मिला। तो इसका 20% मतलब 1/5 कन्वर्ट होगा मैकेनिकल एनर्जी, और ये वैल्यू इक्वल होना है 49 किलो जूल। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो मास आएगा हमारा 49 इंटू 5 बाई 3.8 इंटू 10⁻³ kg। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा
ग्राम में कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 49/3.8, ये हो जाएगा 6.45 ग्राम। तो इतना फैट बर्न हुआ है इस डाइट पैक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है 5.23। A family uses 8 kilowatt of power. Direct solar energy is considered on the horizontal surface at a rate of 600 watts per square meter. If 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, how large area is needed to supply 8 kilowatt? तो यहाँ पे 8 किलोवाट हमें सप्लाई करना है और मान लेते हैं एरिया है मीटर मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी प्रोड्यूस वो हो जाएगा 200, ये एनर्जी ये पावर पावर के तो पावर होगा हमारा 200 A वाट जो प्रोड्यूस हो रहा है और इसका 20% हम इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पावर इलेक्ट्रिकल होगा इसका 20%, तो इसका 1/5 होने से ये हो जाएगा 40 A वाट। तो ये इक्वल है हमारा फैमिली का पावर नीड से जो है 8 किलोवाट। तो ए हमारा आएगा यहाँ पे 8 × 10⁻³4 2, तो ये हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। So compare this to area of a roof of a typical house. तो ये 100 मीटर स्क्वायर एक्चुअली एक बड़ा एरिया है जो कि एवरेज हाउस से बड़ा है। आपको एक बड़ा सा घर चाहिए आपका खुद का लॉन के साथ जिसका एरिया होता है 200 मीटर स्क्वायर। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है। तो ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, या फिर एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर अलग मेथड से भी आपको डिपेंड करना पड़ेगा। तो इसके साथ हमारा यहाँ खत्म होता है।